Hello everyone, this is me Kiran Chipa. Today we will going to start BSc B.Ed पार्ट थर्ड जूलॉजी क्लासेस। आपके थर्ड ईयर में दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो 50 मार्क्स का है, इसमें आपका 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 10 मार्क्स का इंटरनल है। पेपर सेकंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इथोलॉजी इकोनॉमिक जूलॉजी, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें से आपका 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 10 मार्क्स का इंटरनल है। ठीक है, ये जो पेपर थर्ड में आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, तो आपका ये पूरा पेपर हो गया 150 मार्क्स का। ठीक है, हम इसका फर्स्ट यूनिट इस थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट यूनिट है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पहले एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता था। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी दो शब्द से बना है, एम्ब्रियो एंड लॉजी से। ठीक है, एम्ब्रियो का मीन्स होता है भ्रूण और लॉजी शब्द बना है लोगस से, जिसका मीन्स होता है स्टडी। तो एम्ब्रियो की स्टडी करना, इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक सिंगल सेल जाइगोट से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने तक की डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडी की जाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी में केवल एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। जब एक जाइगोट से कैसे एक एम्ब्रियो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसकी स्टडी की जाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसमें ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडी की जाती है। इसमें केवल एम्ब्रियो की स्टडी की जा रही थी, इसमें उसकी जो एम्ब्रियो बनने के बाद की भी स्टडी की जाती है। इसमें रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटामॉर्फोसिस एंड डिफरेंशिएशन आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंसेस है। तो अपन एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी की एक ब्रांच भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, जो उच्च विकसित प्राणी होते हैं, उच्च विकसित प्राणी में संपूर्ण जो जीवन चक्र होता है उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है प्रीनेटल पीरियड, एक होता है पोस्टनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड प्रसव पूर्व काल एंड पोस्टनेटल पीरियड प्रसवोत्तर काल। प्रीनेटल पीरियड एग के फर्टिलाइजेशन से शिशु की हैचिंग एंड बर्थ तक की सभी घटनाएं एंड परिवर्तन को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं, जिसके जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद उसकी जो हैचिंग होती है शिशु की, उसका बर्थ होता है, ये सभी घटनाएं किस में आती हैं, प्रीनेटल पीरियड के अंदर। और बर्थ के बाद की जो घटनाएं होती हैं वो किस में आती हैं, पोस्टनेटल पीरियड में। अब दो टर्म्स अपने को पता होना चाहिए, ऑन्टोजेनिक एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है जाति वर्तीय परिवर्धन। एक अकेले प्राणी के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एनिमल लेके उसका पूरा जो लाइफ स्पेन है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर उसकी स्टडी की जाती है। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट किसी जाति के हिस्टोरिक एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एनिमल का क्या होता है, जो लाइफ स्पेन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। जबकि फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में एक पूरी स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ के हिस्टोरिक एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। ठीक है, एक ग्रीक विद्वान थे हिप्पोक्रेटिस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इनके अनुसार जो मानव भ्रूण है उसका निर्माण 4 तत्वों से हुआ है, वायु, अग्नि, जल, मृदा। इन चारों से क्या हुआ है, मानव भ्रूण का निर्माण हुआ है, ये हिप्पोक्रेटिस ने बताया है। भ्रूण विज्ञान का सबसे पहला गंभीर लिखित वर्णन अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने अपनी बुक डी जेनरेशन एनिमिलियम में किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले एम्ब्रियन शब्द दिया था।
तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी पर सबसे ज़्यादा लिखित वर्णन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और इन्हें किसमें किया था? अपनी बुक डिजेनरेशन एनिमेलिया में किया था। और इन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियन शब्द दिया था। ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को सबसे पहले एम्ब्रियन शब्द अरस्तु ने दिया था और अरस्तु को ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कोल अर्नेस्ट वॉन बेयर को कहा जाता है। अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके फेजेस के बारे में पता चलना चाहिए कि उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट अवस्था है, वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण या गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। भ्रूण के निर्माण से पहले जंतु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। जब जो जंतु होता है जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? उसके जो गोनाड्स होते हैं उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। युग्मकों के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये डेवलपमेंट की पहली अवस्था है। तो गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? जो फीमेल होते हैं और मेल होते हैं उसके अंदर कौन कौन से गोनाड्स होते हैं? फीमेल में होता है ओवरी और मेल में होता है टेस्टिस। ठीक है। तो जो ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? ओवा या ओवम होते हैं, जो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और इनका बनना क्या कहलाता है? ओजेनेसिस कहलाता है। और मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर गैमेट्स बनते हैं। टेस्टिस क्या है? एक मेल गोनाड्स है, इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, ये भी अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स बनने के बाद इसकी जो सेकंड स्टेप आती है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो स्पर्म होता है और जो ओवा होते हैं इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है जो क्या होता है? 2-1 द्विगुणित होता है। ये स्पर्म है, ये ओवा है, दोनों ही क्या है? अगुणित हैं। इनका फ्यूजन हुआ तो हमें डिप्लॉइड द्विगुणित क्या हुई? द्विगुणित गैमेट जो जाइगोट है वो प्राप्त हुआ। स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। मेनली 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार से होता है फर्टिलाइजेशन। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द सेंस कि जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है। जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवा, इनका फ्यूजन जब बॉडी के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनका जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी से बाहर होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। निषेचन के समय अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का प्रथम वर्णन किसने किया था? न्यूपोर्ट ने ही सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था कि कैसे एक जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर एंटर करता है। ठीक है। तो ये न्यूपोर्ट ने बताया था। जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अंडे बिना निषेचन के ही परिवर्तित हो जाते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और उस एग से क्या बनती है? ऑफस्प्रिंग बनती है। उसे क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था है। पहली थी गैमेटोजेनेसिस और दूसरी है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर इसकी तीसरी अवस्था आती है क्लीवेज। क्लीवेज विदलन या सेडिमेंटेशन, खंडी भवन। कोशिका आकार बिना आकार में वृद्धि किए विभाजन करती है। मतलब नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज होती जाती हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके आकार में वृद्धि नहीं होती है। बिना आकार में वृद्धि किए हुए सेल्स क्या करती हैं, विभाजन करती रहती हैं। क्लीवेज से बनी सेल्स को ब्लास्टोमियर, कोरक खंड कहते हैं। जो क्लीवेज से बनने वाली जो सेल्स होती हैं उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर से बनी एक ठोस गेंदनुमा संरचना को तूतक या मोरुला कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर से बनी एक ठोस गेंदनुमा संरचना को तूतक या मोरुला कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन परिवर्धन या डेवलपमेंट के इस चरण में ब्लास्टोमियर में विस्तृण गतियाँ होती हैं जिन्हें फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं, निर्माण गतियाँ कहते हैं। जो ब्लास्टोमियर बना उसमें क्या होती हैं, सेल्स विभाजन। ब्लास्टोमियर किससे बनती हैं, क्लीवेज के बाद बनता है। क्लीवेज के बाद जो बनने वाले ब्लास्टोमियर है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स अधिक होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिव मूवमेंट होता है। इस सेल्स के अंदर क्या होते हैं, फॉर्मेटिव मूवमेंट होता है। और इन गतियों के फलस्वरूप 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं। जो ब्लास्टोमियर के अंदर फॉर्मेटिव मूवमेंट हुआ, इससे 3 जर्म लेयर बनती हैं और इन जर्म लेयर का नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों क्या हैं, जर्म लेयर्स बनती हैं। ये ब्लास्टोमियर में फॉर्मेटिव मूवमेंट के बाद बनती हैं। डेवलपमेंट की इस प्रवस्था को गेस्टुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आती है ऑर्गेनोजेनेसिस। जो तीनों जर्म लेयर बनी हैं, इन तीनों जर्म लेयर से क्या होता है, भ्रूण के प्राथमिक जनन स्तर, जो प्राइमरी जर्म लेयर से शरीर के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों का निर्माण होता है। इसे अंग विकास या ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जो जर्म लेयर होती हैं, अलग अलग जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो एंडोडर्म है उससे इंटरनल ऑर्गन बनते हैं, जो एक्टोडर्म है उससे एक्सटर्नल ऑर्गन बनते हैं। तो अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम होता है, लेकिन जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं उससे जो विभिन्न अंग हैं और अंग तंत्र हैं उनका निर्माण होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रोथ। ग्रोथ निरंतर कोशिकीय विभाजन द्वारा सेल्स की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। डॉटर सेल का आयतन भी बढ़ता जाता है। जो सेल्स की संख्या बढ़ती है उसके बाद उसका जो आयतन है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है डॉटर सेल का, और परिणाम स्वरूप भ्रूण का आयतन बढ़ता जाता है। इस घटनाक्रम को ग्रोथ कहते हैं। जो भ्रूण है उसका आयतन बढ़ता जाता है, किससे, ग्रोथ से, क्योंकि जो सेल्स हैं उसमें इसका आयतन भी बढ़ रहा है। तो इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि से तात्पर्य है परिणाम का बढ़ना, मतलब उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार अंततः भ्रूण निरंतर वृद्धि द्वारा जनक प्राणी का आकार ले लेता है। भ्रूण क्या करता है, जनक प्राणी का आकार ले लेता है। ठीक है, ये ग्रोथ हो गई। अब इसके बारे में हम पूरा वापस से पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है अपनी युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण क्या होता है, शुक्राणु एंड अंडाणु का परिपक्वन, युग्मक का बनना। शुक्राणु क्या है, मेल गैमेट्स हैं, और अंडाणु क्या है, फीमेल गैमेट्स है। और ये कहाँ बनते हैं, इनके जो गोनाड्स होते हैं उसमें बनते हैं। इनका बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण कहलाता है। फिर सेकंड स्टेप आती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूज़न होता है, उस फ्यूज़न से 2n द्विगुणित एक कोशिका बनती है। इसे क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। और सबसे पहले स्पर्म के एग में एंटर होने की जो प्रोसेस है उसके बारे में सबसे पहले न्यूपोर्ट ने बताया था। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है विदलन, क्लीवेज। जो जाइगोट बना 2n सेल बनी, वो क्या करती हैं, उसकी जो सेल्स होती हैं वो अपने आकार में वृद्धि किए बिना क्या करती है, विभाजित होती रहती हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनती हैं जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर का बनना क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी
गेस्टुलेशन। तीनों प्राथमिक स्तरों का निर्माण जो ब्लास्टोमियर है, उस ब्लास्टोमियर में क्या होगी? फॉर्मेटिव मूवमेंट होगा। फॉर्मेटिव मूवमेंट से उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनेगी। प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण क्या कहलाता है? गेस्टुलेशन कहलाता है। गेस्टुलेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी अंग निर्माण। जो 3 जर्म्स लेयर बनी, उन तीनों जर्म्स लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। कोशिका के आपसी संबंध एवं विभेदन के फलस्वरूप ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है। जो तीनों जर्म्स लेयर से उससे क्या बनते हैं? अंगों का निर्माण होगा। उससे क्या बोलते हैं? अंग निर्माण या ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी वृद्धि। अंगों का आकार में बढ़ना और वयस्क अवस्था को प्राप्त करना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ये है अपने लैंगिक चरण तथा भ्रूणीय विकास के क्रमिक चरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कौन कौन से स्कोप होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी से बायोलॉजी की अन्य शाखाओं को समझने में क्या होती है? सहायता मिलती है। विशेषकर इस अध्ययन से आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, कार्य की विकास आदि को समझना सरल हो जाता है। अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे अपने को जो जेनेटिक्स पढ़ने में, कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी पढ़ने में, कार्य की विकास आदि को समझना क्या होता है? सरल हो जाता है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी की स्टडी से बायोलॉजी की अन्य शाखा को समझने में सहायता मिलती है। सेकेंड अपना है प्राणियों के विभिन्न समूह के बीच जातिवृत्तीय संबंध डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन से स्पष्ट होते हैं। जो भी जातिवृत्तीय संबंध है कि कोई 2 स्पीशीज या एनिमल्स हैं, उनके बीच में क्या क्या संबंध है, उसकी जो स्पीशीज जाति हैं उसमें क्या संबंध है, उस संबंध को जानने के लिए डेवलपमेंट बायोलॉजी हेल्प करती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अध्ययन से क्या हो जाता है? जातिवृत्तीय संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड है डेवलपमेंट बायोलॉजी में अध्ययन से अनेक रोगों की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरणतः डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन पर चिकित्सा विज्ञान की प्रकृति आधारित है। जो चिकित्सा विज्ञान की प्रगति हुई है वो किस पर आधारित है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्योंकि इससे अनेक रोगों की जो उत्पत्ति होती है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ज्ञान से ही परिवार नियोजन, संतान की प्राप्ति, प्राणियों की नस्लों में सुधार आदि संभव हुआ है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से परिवार नियोजन कि परिवार को नियोजित कैसे किया जाए, संतान की प्राप्ति कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑफस्प्रिंग मतलब जो संतान की प्राप्ति होने में, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से इसमें सुधार किया जा सकता है। प्राणियों की नस्लों में भी इसे सुधार किया जा सकता है। ये सभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संभव हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है नाशक जीवों रोगवाहकों के नियंत्रण में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अध्ययन सहायक रहा है। जो नाशक जीव हैं वो नाशक जीवों रोगवाहकों के नियंत्रण में भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अध्ययन हेल्प करता है। इस प्रकार परिवर्धन जैविकी का अध्ययन केवल सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी प्रमाणित हो गई है। ठीक है। अब इस पर से कुछ क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियन शब्द किसने दिया था? एम्ब्रियोलॉजी पर सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया था वो अरस्तु ने किया था अपनी एक बुक डी जनरेशन एनिमेलिया, और एम्ब्रियन शब्द अरस्तु ने दिया था। ठीक है। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था कौन सी है और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसकी जो फर्स्ट अवस्था थी वो थी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना। गैमेट्स बनने के बाद उसका फ्यूज़न जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसकी दूसरी अवस्था फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था क्या है? फर्टिलाइजेशन। और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? न्यूपोर्ट ने बताया था कि कैसे एक जो ओवम है उसके अंदर स्पर्म एंटर करता है, उसको सबसे पहले
न्यूपोर्ट ने बताया था। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ब्लास्टोमियर सेल्स की गति को क्या कहते हैं। जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, क्लीवेज होने से एक गैमेट से कैसे एक बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। उस ब्लास्टोमियर के अंदर जो एक मूवमेंट होता है जिसे फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं, जिससे क्या बनती हैं, 3 जर्म्स लेयर बनती है। तो ब्लास्टोमियर सेल्स के अंदर गति कौन सी होती है, फॉर्मेटिव मूवमेंट या फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को। ठीक है, थैंक यू।